ये क्लाइमैक्स बचा है मूवी का। इस वाले चैप्टर में ये क्लाइमैक्स बचा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट हो रही है। अब देखो, तुम लोगों को इसका फायदा होने वाला है। साइड बाय साइड आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हो या स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, और यहाँ भी ज्योमेट्री वाला पोर्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके अंदर कंसेप्ट सेम है। बस ये देखना है कि इसमें कैसे लिखते हैं, वहां कैसे लिखते हैं। सब कुछ वही है। सबसे पहले ये देखिए, सपोज मेरे पास एक z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। ये कार्टेशियन फॉर्म है और x, y इसके क्या है? कोऑर्डिनेट्स। x, y क्या है इसके? कोऑर्डिनेट्स। देखो बेटा, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो बेटा, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, इसको ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है। x, y क्या है इसके? कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये बेटा, ये वाला पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। इसका मतलब क्या है कि ये वाली लेंथ क्या है? x यूनिट। ये वाली लेंथ क्या है? y यूनिट। और ये वाली लेंथ भी क्या है? x यूनिट। ये वाली लेंथ क्या है? x यूनिट। समझ आया? अब देखो, यहां पर जो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है? वो x। जो x लेंथ है वो क्या है? x लेंथ क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। देखो, है नहीं है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इसी तरीके से इमेजिनरी z क्या होता है? y। ये भी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। समझ आया? ठीक है, फ्रॉम x एक्सिस। इसी तरीके से जो मॉड z है, मॉड z, ये क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखो, ये 0,0, ये x, y। अगर आप OP का डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो है। इसको मैं क्या बोलता हूं? मॉड z। तो कभी भी मॉड z का मतलब हम क्या समझेंगे यहां पर? कि इट इज अ डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ठीक है। इसी तरीके से सपोज मेरे पास ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर ये Z1 है, ये Z2 है। बोले तो इसके कोऑर्डिनेट x, y1, x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट x2, y2। तो मैं यहां से Z2 को क्या बोल सकता हूं? x2 प्लस आयोटा y2। यहां पे Z1 को क्या बोल सकता हूं? x1 प्लस आयोटा y1। समझ आया? या फिर मैं ऐसे बोल दूं, फिर से सुनो जरा ध्यान से, कि सपोज मेरे पास एक पॉइंट है A Z1, जिसके अंदर मैं, और B दूसरा पॉइंट है कितना? B Z2। तो Z1 को मैं रिप्रेजेंट करूंगा x1 आयोटा y1 और Z2 को मैं रिप्रेजेंट करूंगा x2 आयोटा y2। ठीक है, समझ आया ना? Z1 को रिप्रेजेंट करूंगा x1 y1 और Z2 को x2 y2। समझ आया? तो अगर मैं इनका बीच का डिस्टेंस निकालता हूं तो क्या होगा बेटा? वो Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड। क्या होगा बेटा? वो Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड। Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? दिस वन माइनस दिस वन, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। और मॉडुलस का मतलब क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो इसको मैं Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2 भी बोल सकता हूं। यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स क्या होता है? Z1 माइनस Z2। तो अगर मैं इसको आर्गेंट प्लेन में अगर अप्लाई करूं तो कैसे कर सकता हूं? सपोज ये एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोले तो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट Z1, इसका B का कोऑर्डिनेट Z2। तो ये AB, ये जो AB है डिस्टेंस, AB डिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा बेटा? ये Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड या फिर Z2 माइनस Z1 मैग्नीट्यूड। तो Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। समझ आया?
और अप्लाई कैसे करेंगे हम? इसी तरीके से। कैसे? सपोज इसने ये बोल दिया कि ए एक कोऑर्डिनेट है जो 3 + 4 आयोटा है, ठीक है। बी एक कोऑर्डिनेट है जो 2 + 5 आयोटा है। तो ए बी क्या होगा? ए बी Z1 - Z2 मैग्नीट्यूड, बोले तो √3 - 2 1 + 4 - 5 1 √2। मतलब काम वही है कार्टेशियन वाला जो हमने पहले पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। तो अगर कभी कुछ ऐसे दिखा होगा तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्या है ये? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम और इमेजिनरी z क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, नोट करो। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको? Z1 - Z2 मैग्नीट्यूड √2 + 1 3 - 4 √10 कर सकते हो। अब देखो क्या है कि मेरे पास अगर ये दो पॉइंट्स हैं A Z1 B Z2 और ये M इसका मिड पॉइंट है, तो क्या होगा? मिड पॉइंट M Z1 + Z2 अपॉन 2। Z1 + Z2 अपॉन 2 क्या बोल सकते हैं? M X1 + X2 अपॉन 2 कॉमा Y1 + Y2 अपॉन। ठीक है, समझ आया? अगर सपोज यही दो लाइन है, यही दो पॉइंट है मेरे पास A Z1 B Z2, ये एक पॉइंट है P जो इसको K:1 रेशो में या M:n रेशो में डिवाइड कर रहा है, M:n रेशो में। तो सेक्शन फॉर्मूला से P के कोऑर्डिनेट M Z2 n Z1 अपॉन M + n कॉमा खत्म। एक्स वाई दोनों आ गए ना इसके अंदर, तो समझ आया? जब भी रेशियो फाइंड करना होगा तो ये A Z1 B Z2, सपोज ये पॉइंट P है, रेशियो क्या है? K:1, तो P के कोऑर्डिनेट KZ2 Z1 अपॉन Z1 + Z2 = 0। ठीक है, ओ सॉरी Z1 Z2 ये आ गया। अब देखो होता क्या है, जब हम रेशियो फाइंड करते थे क्या क्या बोलता था? फाइंड द रेशियो व्हेन अ स्ट्रेट लाइन कट बाय x एक्सिस या z एक्सिस या y एक्सिस, ऐसा कुछ बोलता था। ठीक है ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर दो पॉइंट्स को x एक्सिस कट कर रहा है या y एक्सिस कट कर रहा है तो उसका रेशियो बताओ। हम रेशियो क्या है? K:1 अज्यूम करते थे। अगर उसको x एक्सिस कट कर रहा है तो कौन जीरो लेते थे? किसको जीरो लेते थे? y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट यहां पर क्या होता है? y कोऑर्डिनेट क्या होता है यहां पर? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0। ठीक है, when A Z1 B Z2 क्रॉसेस x एक्सिस, अगर ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा इसका मतलब क्या है? y0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ K Z2 Z1 अपॉन K + 1 = 0। समझ आया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ K1 0। समझ आया? when A Z1 and B Z2 क्रॉसेस y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस को क्रॉस करता है इसका मतलब x का वैल्यू 0। इसका मतलब x का वैल्यू 0 का मतलब क्या है? रियल पार्ट ऑफ K Z2 Z1 अपॉन K + 1 = 0। समझ आया? ठीक है, अच्छा अब ये भी तो हो सकता है कि सपोज मेरे पास ये तीन पॉइंट्स हैं A B ये C, तीनों, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, इसका Z2, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z3। ठीक है,
तो व्हेन A Z1 B Z2 and C Z3 are कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका मतलब क्या है, कैसे करते थे हम, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, याद है, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। तो ए बी का मतलब क्या है, Z1 माइनस Z2, BC का मतलब Z2 माइनस Z3, AC का मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 इक्वल टू Z1 माइनस Z3, दैट मींस Z1 Z2 Z3 आर कोलिनियर कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट्स। समझ आया? ठीक है, कोलिनियर आर्गेंट पॉइंट्स, कोलिनियर आर्गेंट पॉइंट्स। ठीक है, देन Z1 Z2 Z3 आर कोलिनियर आर्गेंट पॉइंट्स। समझ आया? नोट करिए। अब देखो इसी तरह की बकवास उन क्वेश्चंस में लिखी होती है, ये एक तरीके से कोडिंग है। ए Z1, बी कोऑर्डिनेट है Z2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं Z3। व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। इसका मतलब क्या है, Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू, अच्छा आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। देखो सुनो, ये 3 पॉइंट ए Z1 बी Z2 सी Z3 ये कोलिनियर है एक लाइन में। मैं इसको पकड़ के ऐसे ले जाता हूं, इसको उठाया यहां ले गया, बी पॉइंट Z2, तो ये जो साइड्स थी वो ऐसे ज्वाइन हो जाएंगी। समझ आया? तो ये क्या बना, ट्राइंगल। क्या बना ये, ट्राइंगल। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल की साइड्स निकालता हूं, साइड्स कैसे निकालेंगे, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3। तो इस सिचुएशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, ये तो मालूम है आप लोगों को, डिटरमिनेंट क्या गिवन है मेरे को, Z1 Z2 Z3, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट 1 1 1, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना बेटा, यही मिलेगा तुम्हें लिखा हुआ, तुम्हें पहचानना है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, व्हेन A Z1 B Z2 and C Z3 are कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्या है ये, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हाफ जीरो में, तो डिटरमिनेंट Z1 Z2 Z3, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट 1 1 1 इक्वल्स टू 0। सॉरी, ठीक है, देखो बेटा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, सुन लो प्लीज। जैसे सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट ए Z1, ये बी Z2,
तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डिफरेंस क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन इमेजिनरी पार्ट अपॉन चेंज इन रियल पार्ट। change in imaginary part of z1 z2 upon change in real part of z1 z। ठीक है, लिखो। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है ना? ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट इज z1, बी का कोऑर्डिनेट इज z2 और सी का कोऑर्डिनेट z3। तो ए बी का लेंथ क्या होगा? ए बी का लेंथ z1 माइनस z2 मैग्नीट्यूड। BC का लेंथ क्या होगा बेटा? Z2 माइनस Z3 मैग्नीट्यूड। AC या CA लेंथ तो सेम रहेगा, Z1 माइनस Z3 मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, अब क्या है? इफ AB इक्वल टू BC इक्वल्स टू AC, इसका मतलब Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड, Z2 माइनस Z3 मैग्नीट्यूड और Z1 माइनस Z3 का मैग्नीट्यूड अगर तीनों सेम है तो ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ आया? ठीक है, अब अगर सपोज Z1 Z2 या फिर Z2 Z3 या फिर Z1 Z2 Z1 माइनस Z3 या फिर Z2 माइनस Z3 इक्वल टू Z1 माइनस Z3, अगर ऐसा है इसका मतलब ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, और अगर Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ आया? नोट करो। क्वेश्चन करो इससे रिलेटेड एक, इफ z iota z and iota square z are vertices of triangle, then triangle can be, ट्रायंगल क्या हो सकता है? then triangle can be is, बताओ कैसे पता लगाएंगे? तो पहले A ये है, B ये है और C आयोटा Z। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? पहले AB, AB का लेंथ क्या होगा? Z माइनस आयोटा Z का मैग्नीट्यूड। तो Z मैग्नीट्यूड बाहर, अंदर क्या बचा? 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 Z मैग्नीट्यूड। बोलो समझ आया? नहीं आया? BC, BC क्या होगा? BC का लेंथ
आई जेड माइनस आई स्क्वायर जेड, ये क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा जेड प्लस जेड, जेड कॉमन ले लेंगे, जेड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा, ये अंडर रूट 2, ठीक है। एसी, एसी क्या होगा, जेड माइनस माइनस प्लस जेड, कितना हो गया बेटा ये 2z मैग्नीट्यूड। अब देखो इसमें क्या है, कोई भी दो साइड इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है आइसोसेलेस, और भी कुछ चेक कर सकते हैं, क्या पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है ये, देखो जरा यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 2z मैग्नीट्यूड, सॉरी कितना हुआ ये 4z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेरीफाई कर गया। इसका मतलब ये क्या है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला में ट्रायंगल के लिए पढ़ लिया, अब ये क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होती हैं ABCD, ए के अंदर ए के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 Z4, इसके लिए कोऑर्डिनेट्स XY, X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X3 और X4 Y4। तो मेरे को चेक करना है ये कब पैरेललोग्राम हो सकता है, कब रेक्टेंगल हो सकता है, कब रोम्बस हो सकता है, कब ये स्क्वायर हो सकता है। रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर को अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। तो इन सभी चीजों में आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, क्या, इन सभी के अंदर डायगोनल के मिड पॉइंट सेम होते हैं, मिड पॉइंट सेम होते हैं। तो अगर ये A Z1 है, ये B Z2 है, ये C Z3 है और ये D Z4 है, तो सबसे पहला स्टेप कंपल्सरी स्टेप जो मैं चेक करूंगा, क्या, Z1 प्लस Z3 अपॉन 2 इक्वल टू Z2 प्लस Z4 अपॉन 2, क्या डायगोनल के मिड पॉइंट सेम होंगे, क्या डायगोनल मिड पॉइंट ऑफ देयर डायगोनल्स आर ऑलवेज कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसाइड्स, ठीक है, समझ आए। तो क्या होगा ये, इनके जो मिड पॉइंट होंगे डायगोनल के वो हमेशा क्या होंगे, सेम रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया, उसके बाद इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा ये पैरेललोग्राम है, अब ये पैरेललोग्राम है, अब ये पैरेललोग्राम है तो ये रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है। अच्छा अब मैं क्या चेक करूंगा, सुना ध्यान से, अब मैं चेक करूंगा स्लोप, किसका, स्लोप ऑफ, या सॉरी लेंथ चेक कर लो, लेंथ 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 लेंथ। होता क्या है पैरेललोग्राम में, और रोम्बस में इनकी जो डायगोनल की लेंथ है क्या होती है, डिफरेंट। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ क्या होती है, सेम। अब मैं लेंथ ऑफ डायगोनल निकालूंगा, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, हो सकता है लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है, AC और BC, हो सकता है ये इक्वल हो, सॉरी AC एंड BD, हो सकता है AC एंड BD इक्वल हो, और हो सकता है AC एंड BD इक्वल नहीं हो। अगर AC और BD इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, Z1 माइनस Z3 मैग्नीट्यूड, Z2 माइनस Z4 का मैग्नीट्यूड, ये इक्वल होगा। और अगर इक्वल नहीं है तो ये होगा, हाँ जी समझ आया बेटा। अब इससे क्या प्रूफ हुआ, अगर डायगोनल की लेंथ सेम है, डायगोनल की लेंथ सेम है, तो वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, या तो वो रेक्टेंगल या फिर वो स्क्वायर। अगर सेम नहीं है, अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, थर्ड पॉइंट, अब मैं स्लोप निकालूंगा,
स्लोप ऑफ डायगोनल्स। अब ध्यान से सुनना, स्क्वायर में और रोम्बस में इनके स्लोप, दोनों के डायगोनल के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। क्यों? दोनों के डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों के डायगोनल आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा। अगर क्या है, अब देखो स्लोप किस किस का निकालूंगा मैं, AC का स्लोप इनटू, अगर ये -1 है, AC का स्लोप और BD का स्लोप हो सकता है -1 ना हो, -1 ना हो। ठीक है। अब ये किस केस में? इस केस में, इस वाले केस, इसके अंदर से भी 2 केस बनेंगे, इसके अंदर से भी 2 केस बनेंगे। ठीक है ना। अब हो सकता है कि AC और BD इक्वल है, AC और BD इक्वल है, AC और BD इक्वल है, लेकिन उसके डायगोनल का प्रोडक्ट -1 है। AC और BD इक्वल है, डायगोनल का प्रोडक्ट -1 है, तो क्या होगा वो? स्क्वायर। ठीक है ना। तो कब होगा ये? जब AC इक्वल्स टू BD होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये स्क्वायर। और इसी केस में जब AC और BD इक्वल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा वो? रेक्टेंगल। समझ आया? अच्छा, अगर जब उनका डायगोनल सेम नहीं है, जब डायगोनल सेम नहीं है, जब डायगोनल सेम नहीं है, ये अब देखो, अगर डायगोनल सेम है और प्रोडक्ट -1 है, डायगोनल सेम है, प्रोडक्ट -1 है, तो क्या होगा वो? स्क्वायर। डायगोनल सेम है, हाँ, डायगोनल सेम है, डायगोनल सेम है और प्रोडक्ट -1 नहीं है, तो क्या होगा? ये रेक्टेंगल। समझ आया? डायगोनल सेम नहीं है लेकिन प्रोडक्ट -1 है, रोम्बस। ठीक है। डायगोनल सेम है, प्रोडक्ट -1 नहीं, रेक्टेंगल। डायगोनल सेम नहीं है और प्रोडक्ट -1 है, तो क्या है बेटा? वो क्या है? वो पैरेलल। समझ आया? इस समझ आया? इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग कैसे याद रखोगे इसको? ऐसे। ठीक है, नोट करो। हाँ जी बेटा, क्या बोला है? The 4 vertices of the quadrilateral, then we have to check these vertices are of parallelogram, rectangle, square and rhombus. चेक करो जल्दी से। आइए देखिए, A B 3 + 4i, C 7 + 7 iota, D 4 + 3 iota। सबसे पहले मैं चेक करूंगा ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। मिड पॉइंट दोनों का, मिड पॉइंट 7 + 7 iota अपॉन 2। ठीक है। और इसका मिड पॉइंट 4 + 3 7 7 iota अपॉन 2, दोनों सेम है, तो अभी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे चेक करना है लेंथ, AC निकालो। अरे पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। हाँ, मल्टीपल चॉइस नहीं हो सकता, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस नहीं हो सकता। अब पैरेललोग्राम तो है ही, ठीक है। हाँ, AC कितना होगा? दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन माइनस दिस वन, 49 49 7√2। BD चेक करिए, BD 1 1 √2। डायगोनल क्या है? अनइक्वल। अभी क्या हो सकता है? रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम, रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो है, नहीं नहीं नहीं, अब ये इक्वल नहीं है। हाँ, तो रोम्बस से पैरेललोग्राम कुछ भी हो सकता है। अब मैं मोर एक्यूरेटली चेक करूंगा इसका रिजल्ट, मोर एक्यूरेटली।
क्या? अब मैं क्या निकालूंगा? स्लोप ऑफ AC m1 बोल दे। कितना AC का स्लोप? ये 0, कितना आएगा ये? 1। स्लोप ऑफ BD 3 - 4 -1, 4 - 3 1। इन दोनों का प्रोडक्ट m1 m2 -1 है, यानी दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। तो जब डायगोनल इक्वल नहीं होते इट मे बी पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। तो किसमें परपेंडिकुलर स्लोप डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं? रोम्बस में। तो एक्यूरेटली क्या है ये? रोम्बस। द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 satisfying this condition are vertices of the triangle which is equilateral, isosceles, right angled और scalene। बताना कौन सा ट्राइंगल है, बताना अगर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन? Z2 - Z3 1 + आयोटा Z1 - Z3। करो। आइए Z2 - Z3 Z1 - Z3 आयोटा Z1 आयोटा Z3। कुछ कैंसिल हो रहा है? इसको तो ले जाइए। Z2 - Z1 आयोटा Z1 - Z3। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं A Z1 B Z2 C Z3, यहां पर चेक करो जरा ये Z2 - Z1। अगर 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 मैं दोनों इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं, Z2 - Z1 का मैग्नीट्यूड, आयोटा का मैग्नीट्यूड और Z1 - Z3 का मैग्नीट्यूड, तो Z2 - Z1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू Z1 - Z3 का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब Z2 - Z1 क्या है? इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो वो क्या है? आइसोसेलेस तो है। और फर्दर चेक कर लो थोड़ा सा इसको। अब इसमें राइट एंगल वाला ऑप्शन भी है। देखो अब ये आइसोसेलेस है तो ये और ये तो नहीं है, लेकिन ये अभी भी जिंदा ऑप्शन। कैसे चेक करना पड़ेगा? इनकी ये जो दोनों साइड है ना, अगर देखो अगर ये आइसोसेलेस है तो ये इस तरह से बनेगा A Z1 B Z2 C Z3। देखो Z1 - Z2 का Z3 का मैग्नीट्यूड और Z1 - Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तो इस तरह से ट्रायंगल बना। तो AB और AC के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए? 90। कैसे बनेगा? कैसे बना? इस वाले रिलेशन को कैसे? देखो तो Z1, लेकिन ये वाला रिलेशन तो इसका नहीं है ना, ये तो यहां पे सॉल्व होकर आएगा ना। यहां पर Z2 - Z1 आयोटा Z1 - Z3, तो Z2 - Z1 Z1 - Z3 कितना है बेटा? ये आयोटा। आयोटा का आप क्या लिख सकते हो? cos π/2 आयोटा साइन लिख सकते हैं π/2। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बना? π/2। तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये राइट एंगल भी, तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आया? नोट करिए। चलो भाई इतना रखते हैं।